हेलो बच्चों, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के पहले अध्याय संविधान के दूसरे भाग में आप सभी का फिर से स्वागत है। पहले भाग में हमने जाना कि संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ। संविधान के कुछ आयामों के बारे में हमने जाना, संघवाद के बारे में पढ़ा और शासकीय व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा। आज हम उस शासकीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका के बारे में भी हमने जाना। आज हम उसके आगे न्यायपालिका को पढ़ने के लिए एक बार फिर से आमने सामने हैं। तो आइए न्यायपालिका के बारे में अब हम अपने ज्ञान को साझा करते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका से तात्पर्य वो उसे अपने कार्य करने की पूरी तरह से आज़ादी हमारे देश की न्यायपालिका को, और निष्पक्ष मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के वो अपना कार्य करती है। भारत के संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय यह है कि उसके कार्य क्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति या सरकार के अन्य अंगों का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसी प्रकार इसकी निष्पक्षता का मतलब यह है कि न्यायपालिका किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के लिए कार्य नहीं करेगी। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में निम्न प्रावधान किए गए हैं। नंबर 1, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उन्हें पद मुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मतलब जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को भी नहीं है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा हटाए जाने का आशय कि उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच करने पर अगर वो जांच सही पाई जाती है तभी उन्हें हटाया जा सकता है। नंबर 2, उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्त आदि के निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालय के होता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जितने भी अधीन काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति, उनकी सेवा के शर्त सभी का निर्धारण का अधिकार उसी न्यायालय का होता है जहां वो कार्यरत है। सरकार या संसद इस विषय पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सरकार का न्यायालय के कामों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और इसीलिए वो स्वतंत्र कही जाती है। न्यायाधीश। नंबर 3, न्यायाधीश पदमुक्त होने के पश्चात सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता या अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। अर्थात न्यायाधीश जब अपने पद से रिटायर हो जाए तो उसके बाद सरकार के अधीन वो किसी और अन्य पद को ग्रहण नहीं कर सकता या फिर न्यायालय में वकालत भी नहीं कर सकता है। हालांकि इस प्रावधान का प्रायः या अधीनस्थ न्यायालय प्रायः उल्लंघन होता रहा है मतलब कि इस प्रावधान का उल्लंघन होता रहा है। लोग काम करते रहे हैं पदमुक्त होने के बाद भी। पदमुक्त न्यायाधीशों को भी मंत्री, राज्यपाल या विभिन्न आयोग के अध्यक्ष आदि बनाया गया है। नंबर 4, न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों का वेतन संचित निधि से देय होता है। संचित निधि से तात्पर्य यहाँ बनाए गए फंड से है जिनका उपयोग इनके वेतन के लिए किया जाता है, लेकिन सांसद इस विषय पर मतदान नहीं कर सकती है। बच्चों, अब हम संविधान के
दो सबसे महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा करेंगे, समझेंगे। आप इन दोनों विषयों से भली भांति परिचित है। पहला मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स और दूसरा मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य वही है जो हम अपने विद्यालय में प्रतिदिन दोहराते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं। वैसे आप सभी इन मौलिक अधिकारों से परिचित हैं, पर आइए इसका विस्तार से जानने का प्रयास करें कि ये मौलिक अधिकार क्या है और हमें किस तरह से प्राप्त है। समाज में व्यक्ति के विकास के लिए प्रदत्त व्यवस्था को उसका अधिकार कहा जाता है, अर्थात हर व्यक्ति का अपना विकास इसी अधिकार के अंतर्गत निहित है। संविधान व्यक्तियों को लिखित रूप से अधिकार प्रदान करता है तथा उसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करता है। भारत का संविधान यहाँ के लोगों को कुछ मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, अर्थात मौलिक अधिकार को अगर हम सरल भाषा में कहें तो वैसे अधिकार जो हमें जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। ये देश के सभी नागरिकों को सरकार की मनमानी और निरंकुशता से बचाते हैं, अर्थात इस अधिकार के होते कोई भी सरकार देश में अपनी मनमानी और निरंकुशता नहीं कर सकती है। प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। जैसा आप देख सकते हैं कि संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह इससे बचने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो बच्चों, आप अब आते हैं उस 6 मौलिक अधिकार के ऊपर जिसे हम प्रतिदिन अपने विद्यालय में सुनते हैं। वो 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं? पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम इन सभी को एक एक करके जानते हैं। पहला समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता। राज्य देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। समानता का अधिकार का मतलब हम अपने देश में हर किसी को यह अधिकार प्राप्त है, अतः जाति, धर्म, लिंग, स्थान किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने एवं संगठन बनाने, देश के किसी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रेस, मीडिया, झंडोत्तोलन जैसे अधिकार भी इसके अंतर्गत आते हैं, अर्थात अपने देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आने जाने की पूर्णतः आज़ादी है, अपने भावों को व्यक्त करने की आज़ादी है, अपने बातों को
कहने की आज़ादी है तथा शांतिपूर्ण ढंग से बगैर हथियार के एक साथ संगठित होकर सभा करने की भी आज़ादी है। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण बच्चों, जब हमारे अधिकारों को दबाया जाता है, जब हमारे साथ अन्याय किया जाता है तो उसे शोषण कहते हैं और उसी के विरुद्ध हमारे संविधान में हमें कुछ अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार मानव तस्करी, बेगार एवं जबरन श्रम का निषेध करता है। मानव तस्करी मतलब मानव की खरीद बिक्री, बेगार एवं जबरदस्ती किसी से मेहनत कराना, श्रम कराने का विरोध करता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम धंधों में लगाना तथा मजदूरी कराना अपराध है। अर्थात जो बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र वाले हैं उनसे काम करवाना, श्रम करवाना कानून के खिलाफ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता से बच्चों यहाँ आशय है कि हम किसी भी धर्म को मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। अर्थात किसी भी धर्म के द्वारा हम ऊपर या नीचे करके नहीं देख सकते। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ये हमारा 5वां अधिकार। संविधान में भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सांस्कृतिक विविधताओं से यहाँ तात्पर्य है कि भारत अनेक विविधताओं से भरा देश है। यहाँ हर राज्य की अपनी बोली, अपनी भाषा, अपना पहनावा, अपना खाना, सब कुछ अलग अलग होते हुए भी अनेकता में एकता का प्रतीक है ये देश। इसी को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए इस अधिकार की बात की गई है। धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त है। पांचवें के बाद अब छठा एवं अंतिम, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। तो बच्चों, आपने देखा कि वो 6 मौलिक अधिकार जिनकी चर्चा हम प्रतिदिन अपने विद्यालय में करते हैं, उनका क्या अर्थ है, उनका क्या उपयोग है। तो सोचिए, निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यदि 12 साल का एक बच्चा ताला बनाने की कारखाने में मजदूरी करता है तो उसके साथ कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। बिल्कुल सही, आपने सोचा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सही है। यदि किसी जन समूह को झारखंड में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। हाँ बच्चों, ये सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन है। यदि किसी संस्था में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दी जाती क्योंकि वह महिला है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो यहाँ स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो बच्चों, आज के इस भाग में हमने देखा कि किस प्रकार न्यायपालिका स्वतंत्र होकर के और निष्पक्ष होकर के अपना कार्य करती है। इसके अलावे हमने संविधान में या संविधान के द्वारा प्राप्त हमें जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में भी हमने चर्चा की। वो 6 मौलिक अधिकार जिनसे हम परिचित तो थे, पर अब हम उसे समझ गए हैं। वो मौलिक अधिकार 6: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन 6 के बारे में हमने आज विस्तार से जाना, समझा। आशा करता हूँ कि आप सभी अब इन अधिकारों से भली भांति परिचित हो गए होंगे। अतः
आप इन अधिकारों को एक बार फिर से पढ़ें, जानें, समझें और अपने आसपास हो रही घटनाओं से इन अधिकारों को जोड़कर देखें कि कहीं आपके नज़र के सामने इन अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अगर इसका उल्लंघन हो रहा है तो आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उन उल्लंघन करने वाले लोगों को इसके बारे में बताएं और फिर हम इस चैप्टर को आज के लिए यहीं पर रोकते हैं। इस संविधान के चैप्टर के तीसरे एवं अंतिम भाग के साथ हम एक बार फिर उपस्थित होंगे, जिसमें हम बात करेंगे अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में, अपने देश की सबसे महत्वपूर्ण एवं खूबसूरत चीज़ जिसे धर्मनिरपेक्षता के नाम से जानते हैं उसके बारे में तथा मानवाधिकार के बारे में जानेंगे। मगर उसके जानने से पहले आप सभी इन पढ़ाई गई चीज़ों को एक बार फिर से पढ़ें, समझें और तीसरे एवं अंतिम भाग के लिए भी तैयार रहें। धन्यवाद।